हेलो भाई बंधु। तो यार अपन आ गए हैं नया टॉपिक लेके। और जो आज अपन टॉपिक है वो क्या सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन के इस प्रोग्राम में अपन ने इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स पे को पढ़ लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है। आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर रिवीजन करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना क्या है, पढ़ना क्या है, वो तुम्हें बता देते हैं। तो कहा जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन एटम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ जाएगा आपको, कि एटम क्या है, कहाँ से आया, किससे मिलके बना, क्या प्रॉपर्टीज है, उन्हीं सारे के बारे में अपन बात करते हैं यार। तो चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने स्लाइड पे लगा हुआ। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम के बारे में जो सबसे पहले साइंटिस्ट सामने आए ना बोलते हुए, वो डाल्टन साहब आए। और डाल्टन साहब ने एटम के बेसिस पे 4 स्टेटमेंट दिया, और 4 में से कुछ बातें डाल्टन की वक्त के साथ साथ गलत हो गई, और कुछ बातें आज भी सही है। जो डाल्टन ने स्टेटमेंट बोला था उसी को अपन पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ। तो ये हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, मैं उसी के बारे में बोल दूं, चारों स्टेटमेंट सुन लेना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि एटम की तारीफ में, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, सबसे छोटा एटम होता है। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमें ये पता चला कि साहब ये कुछ पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम के अंदर होते हैं। और अगर एटम के अंदर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एटम से छोटे होंगे। डाल्टन साहब की ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई यार। जब डाल्टन की पहली स्टेटमेंट गलत हुई तो डाल्टन साहब ने फिर से कुछ बोला, और उन्होंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का सैंपल उठाओगे तो उसमें पाए जाने वाले सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे। जैसे मैं कहूं कि एक कार्बन का एक सैंपल है, और अगर कार्बन का सैंपल है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एक जैसे एटम होने चाहिए सारे के सारे। अगर कार्बन 12 वाला है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 वाला होना चाहिए। लेकिन ये जैसे पिक्चर में आइसोटॉप आया ना, हमें पता चला कि इसी सैंपल में कार्बन 12 वाले भी एटम थे, कार्बन 13 वाले भी एटम थे, और कार्बन 14 वाले भी एटम थे। डाल्टन की स्टेटमेंट भी गलत हो गई यार। जब लगातार डाल्टन की 2 स्टेटमेंट गलत हुई ना, तो डाल्टन साहब ने एटम की तारीफ में फिर से तीसरा स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब है या तो बॉन्ड बन रहे होंगे या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है यार। तो उन्होंने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी ना, वो क्या होगा, एटम होगा। और ये बात हमें समझ में भी आती है यार। अगर बॉन्ड कहीं पे बन रहा होगा या बॉन्ड कहीं ब्रेक हो रहा होगा तो बिटवीन द एटम हो रहा होगा यार। एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसी के बॉन्ड में बीच में बॉन्ड ब्रेक होने की बात करेंगे अपन। तो स्टेटमेंट सही भी है जो तीसरी स्टेटमेंट डाल्टन की थी। और फाइनल स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, डाल्टन साहब ने बोला कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये 4 स्टेटमेंट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में अपन पढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट लिखा है, उसके बारे में आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेस बनाते हुए आगे की तरफ चलता हूं। तो जो बेस बनाते हैं वही डाल्टन की पहला स्टेटमेंट को पकड़ के, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमारे पास स्टेटमेंट डाल्टन का गलत हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार मैं पहले बता दूं, जब कोई साइंटिस्ट काम करता है ना, वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिला होता है ना, अपन उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट हमें रिजल्ट दे रहा था वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था, कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और जो गैस हमें रिजल्ट दे रही थी ना, वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों बातें याद रखना यार। जो सेटअप था ना, वो सेटअप कुछ ऐसा था। उन्होंने एक ट्यूब लिया और ट्यूब के क्रॉस 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया गया। वैक्यूम का मतलब है कि ट्यूब के अंदर जितने भी गैसेस थी सबको बाहर निकाला गया, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया गया। और इस ट्यूब के क्रॉस 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, और इन इलेक्ट्रोड को हमारे पास बैटरी से कनेक्ट किया गया। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा था उसको अपन ने नाम दिया एनोड, और चार्ज उस पर पॉजिटिव। और जो निगेटिव से उसको नाम दिया गया कैथोड, और चार्ज ये हमारे पास। यहां पर उन्होंने जैसे गैस रखा, हाइड्रोजन गैस रखा, उनको 2 रेज भागती हुई दिखाई दी। एक एनोड से कैथोड की तरफ भाग रही थी, और एक कैथोड से एनोड की तरफ भाग रही थी। जो कैथोड की एनोड की तरफ जा रही थी उसको नाम दे दिया गया एनोड रेस, और जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ, उसको नाम दे दिया गया कैथोड रेस। ये हमारे पास तो 2 रेस उनको अपीयर हुई। एक एनोड से कैथोड की तरफ भाग रही थी, एनोड रेस। एक एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, उसको नाम दे दिया गया एनोड रेस। और एक दूसरी थी हमारे पास जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी, उसको नाम दे दिया कैथोड रेस। तो ये पॉइंट उसी के लिए लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो कैथोड रेस होती है ना, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर गैस आप चेंज कर दोगे ना, तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आप गैसेस चेंज कर दोगे ना तो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर गैस चेंज करोगे तो मास चेंज हो जाएगा, और अगर मास चेंज हो जाएगा तो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो पॉइंट से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो बता बोल दे रहा हूं यार। सेटअप कौन सा था? कैथोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गैस कौन सी रखी गई थी? हाइड्रोजन। और इसके साथ साथ हमारे पास कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी यार। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर है तो एटम के अंदर इनका अरेंजमेंट क्या होगा, इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए यार। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अप्रोच लगाई और उन्होंने बताने की कोशिश की कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह अरेंज होंगे, किस तरह रखे गए होंगे। उसमें कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी, इसलिए हम मॉडल को डिस्कार्ड करते चले गए और नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ते चले गए। एक बढ़िया मॉडल था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा रुक के बात करेंगे यार वहां पे। ठीक है, चलो हमारे पास एक एक करके मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो था हमारे सामने वो था एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो था वो जे थॉमसन का मॉडल था। वो हमारे पास कौन सा? जे थॉमसन मॉडल। इसी को नाम दिया जाता है यार प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये हमारे पास। तो इन्होंने जो अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया ना लोगों के सामने, वो कुछ इस अंदाज में किया। इन्होंने कहा कि साहब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट होता है ना, वो कुछ इस तरह होता है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ये पूरा का दिख रहा है ना ब्लैक वाला पोर्शन, उन्होंने कहा ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होंगे, जस्ट लाइक अ सीड इन वाटरमेलन, जस्ट लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। और यहां से तुम्हें दिख रहा होगा यार, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कहां पे मान लिया? रेस्ट पे मान लिया। और अगर इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे मान लिया, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है। ये मॉडल तो वैसे भी गलत दिख रहा है। तो ड्रॉबैक में हमने नीचे लिखा है इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाए। और कहा जाता है ये मॉडल स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता यार। आप खुद सोचो ना कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका होगा, प्रोटॉन एक जगह, हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक जगह एम्बेडेड होंगे, प्रोटॉन एक जगह रुका होगा, तो साहब लाइक चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो फिर एटम को तो टूट जाना चाहिए था ना, स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, ये हमारे पास क्या हो गया? ड्रॉबैक। प्लम पडिंग का कहने का मतलब था कि साहब जो हमारे पास तरबूज होता है ना, उसमें रेड वाला जो पोर्शन होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो सीड होते हैं वो कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं। उसी के लिए इन्होंने नाम दिया था प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ये वाटरमेलन का मतलब यही होता है कि साहब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं एम्बेडेड होंगे, जस्ट लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। तो पहला मॉडल था जो हमारे पास जे थॉमसन के द्वारा था। दूसरा मॉडल हमारे पास जो सामने आता है वो हमारे पास क्या आता है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस ज्यादा होते हैं यार। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। तो मैं इनके सेटअप के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनका मॉडल क्या था, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या कंक्लूजन निकाले इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली यार, पतली सी एक गोल्ड की फाइल ली और उससे रोटेटेबल जिंक सल्फाइड लगाई। अब जब मैं ऐसे बोलता हूं ना तो बच्चे के मन में डाउट आ जाता है, सर गोल्ड ही क्यों, जिंक सल्फाइड ही क्यों? तो यार वो जब इतनी वक्त जब काम कर रहे थे ना रदरफोर्ड, तो उनको एक ऐसे एलिमेंट की रिक्वायर्ड थी जिसकी मैक्सिमम पतली लेयर बन जाए। आज तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी पतली लेयर आप बना सकते हो, लेकिन उतनी वक्त जब रदरफोर्ड काम कर रहे थे ना तो गोल्ड ही था जिसकी मैक्सिमम पतली लेयर बन सकती थी यार। तो उन्होंने गोल्ड की एक फाइल्स ली और उसके सराउंडिंग जिंक सल्फाइड की रॉड लगा, जिंक सल्फाइड की रोटेटेबल स्क्रीन लगा दी। ये जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टीज होती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आके इसको हिट करेगा ना तो वहां पे चमक होगी और हमें पता चल जाएगा चार्ज पार्टिकल कहां पे आके हिट कर रहा है। और यहां से उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, हीलियम डाइपॉजिटिव, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहां से जब अल्फा पार्टिकल गिराना शुरू किया ना तो उनको रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा था यार, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल थे जाके यहां पे गिर रहे थे, यहां से टकरा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे टकरा रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे टकरा रहे थे। तो जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ऐसे टकरा रहे थे ना, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करके आए हुए हैं या फिर वो स्ट्रेट लाइन में आए हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड की लेड की मोटी सी रॉड रख दिया, एक लेड की मोटी सी रॉड रख दी। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इधर उधर से जाना चाहेगा ना तो लेड उसको जाने नहीं देगा यार, मतलब सारे के सारे अल्फा पार्टिकल अब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ये हमारे पास सारे के सारे। जब इस सेटअप पे उन्होंने काम करना शुरू किया ना यार, तो उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और उसी ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कंक्लूजन करके एक एक निकालना शुरू किया।
चलो मैं एक एक करके सब बात करता हूं, ये छोटा सा पोर्शन काट के मैं यहां पे दिखाता हूं। यहां पे हमारे पास ये उन्होंने जब देखा अल्फा पार्टिकल, तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। आप खुद सोचो, इससे पहले आप जे जे थॉमसन पढ़ चुके हो, और जे जे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता एटम में, तो फिर ये जो अल्फा पार्टिकल गिरा रहे हो इनमें डिफ्लेक्शन तो आता ना यार। अगर चार्ज पार्टिकल के रास्ते में कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो डिफ्लेक्शन तो आएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। इसका मतलब है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, वहां ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है। अगर कोई होता तो स्ट्रेट लाइन ये रेस ना निकलती, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ना जाती, इनमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता यार। तो पहला ऑब्जर्वेशन उनका यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन। इनका उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा साफ तभी हो सकता है जब एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली हो, वहां ना तो इलेक्ट्रॉन हो ना तो प्रोटॉन हो। एज ऑब्जर्वेशन तभी आया गया। चलेगा भाई, ये हमारे पास पहला था। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत थोड़े ऐसा अल्फा पार्टिकल मिले जो जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे थे। इसका कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि साहब ऐसा पॉसिबल तभी है जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर हो, हाईली कंसंट्रेटेड हो। चलो जैसा उन्होंने कहा वैसा अपन करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मैं सेंटर पर मान लूं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मैं सेंटर पर मान लूं, ये हमारे पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ये मैं सेंटर पे मान रहा हूं यार। हाईली कंसंट्रेटेड है और कहां पे है? सेंटर पे है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड है और सेंटर पे है तो आप सोचो ना कि जो सेंटर के थोड़ा सा दूर से जा रहे होंगे उसमें हमारे पास क्या आएगा? कम डिफ्लेक्शन, और जो सेंटर के और पास से जा रहे होंगे उनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। दिख नहीं रहा होगा आपको? जो सेंटर के दूर से जा रहे हैं उनमें कम डिफ्लेक्शन, जो सेंटर के और पास से जा रहे हैं उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन, और जो डायरेक्ट जाके सेंटर को हिट कर रहे होंगे वो उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे होंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाला वो यही निकाला कि साहब ऐसा ऑब्जर्वेशन तभी हो सकता है जब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर हो, हाईली कंसंट्रेटेड हो, और उसी एरिया को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इसी एरिया को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि साहब जो सेंटर के थोड़ा सा दूर से जा रहे होंगे उनमें कम डिफ्लेक्शन आएगा, जो सेंटर के और पास से जा रहे होंगे उनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, और जो डायरेक्ट जाके सेंटर को हिट कर रहे होंगे ना वो उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे होंगे। ये ऑब्जर्वेशन सेकंड था। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। उसका रीजन क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली था। अगर भाई इसको मैं हट जा रहा हूं, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं आगे चलता हूं। फिर ये हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिखा है और उसका कंक्लूजन। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया हूं, ये स्लाइड पे आ रहा हूं। ये दूसरा लिखा गया है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल, few of the alpha particle deflect through large angle, and a very few alpha particle, मैंने लिख दिया 1 in a million। बहुत कम थे, बहुत छोटे कम अल्फा पार्टिकल ऐसे दिखे जो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किए गए थे, इंसिडेंट किए गए थे, उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो हमारे पास, और इसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन था। दोनों ऑब्जर्वेशन पे अपन ने कंक्लूजन बता दिया कि उसका कंक्लूजन क्या था। अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट बहुत हैं, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और कुछ बातें करते हैं। आगे लिखा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। चलो मैं पीछे आता हूं यार उसी पे। अगर मैं न्यूक्लियस के साइज के बारे में कमेंट करूं, क्या जो लिखा था देखो, थोड़ा सा स्लाइड में हमारे पास गड़बड़ी हुई थी। तो देखो हमारे पास, अगर मैं न्यूक्लियस के साइज के बारे में आपसे कहूं कि एक्सपेरिमेंट देखो, न्यूक्लियस के साइज के बारे में कमेंट करो कि साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप सोचो ना, ऐसा सोचो कि साहब अगर अल्फा पार्टिकल बड़ा होता, सॉरी न्यूक्लियस बड़ा होता, साइज न्यूक्लियस का बड़ा होता, तो अगर साइज बड़ा होता, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज इधर बना दूं, ये बना दूं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता, ज्यादा बड़ा होता, तो इसके कांटेक्ट में आने वाले जो अल्फा पार्टिकल थे उनका नंबर ज्यादा होता साहब। अगर नंबर ज्यादा होता कांटेक्ट में आने वाले,
तो डिफ्लेक्ट बैक होने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि साहब मिलियन में कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल, 1 in a million, लाखों में कोई एक अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। इसका मतलब है कि लाखों में कोई एक ही अल्फा पार्टिकल था ना यार जो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। तो मैं कहूं क्या कि साहब इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक ही अल्फा पार्टिकल होगा जो इसके कांटेक्ट में आया होगा। ये देखो, तो इसका हमें पता चल गया कि साइज जो हमारे पास न्यूक्लियस का होगा वो स्मॉल होगा, वो छोटा होगा। दूसरा, और मैं कहूं कि यार मैं चाहता हूं कि आप साइज से नहीं, आप मास के बारे में कमेंट करो कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा या कम होगा। तो फिर से एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। देखो हमारे पास अल्फा पार्टिकल आया और न्यूक्लियस को टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आ गया। आया, न्यूक्लियस को टक्कर मारा, अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आ गया, लेकिन क्या न्यूक्लियस के अंदर कोई डिफ्लेक्शन आया क्या? नहीं आया ना। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जैसे मैं कहूं मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं बॉल को दीवार पर उठा के खींच के मारो, बॉल तो मेरे तरफ चली जाती है, क्या दीवार में कोई डिफ्लेक्शन आता है क्या? नहीं आता ना। इसका मतलब क्या है कि मास दीवार का ज्यादा है। लेकिन अगर सोचो एक ऐसी बॉल हो हमारे पास जिसका मास दीवार के मास से ज्यादा हो, अब ऐसे उठा के मार दूं मैं दीवार पे, ऐसे मार दूं तो दीवार हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना यार। तो यहां से मतलब निकलता है कि साहब जो न्यूक्लियस का मास होगा ना वो ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आया। और मैं आपको बता दूं कि साहब जब आप पढ़ते हो ना तो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सबका अपना मास होता है यार। मास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो आता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो कहा जाता है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है मास ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास के 10⁻4 टाइम ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के 10⁻4 टाइम छोटा होता है। इसलिए कहा जाता है एटम के अंदर जो मास कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मास नहीं बताता। ये बातें क्लियर है। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। आपने कहा कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है, और अभी थोड़ी देर पहले आप कहो कि मास कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, तो मैं क्या बोल दूं क्या कि सारे के सारे मास कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे तभी तो न्यूक्लियस का मास ज्यादा है। और यहां से भी पोजीशन जस्टिफाई हो रही है कि साहब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास कहां पे होते हैं? सेंटर पे, हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, उसी एरिया को नाम दिया न्यूक्लियस। ये साइज के बारे में जो अपन बात कर रहे थे ना यार, उसको कोई हवाई बात नहीं थी, उसको मैथमेटिकल प्रूफ भी किया गया था। और रेडियस निकालने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, r बराबर r0 a की पावर 1/3। और यहां से जब रेडियस फाइंड किया गया ना तो देखा गया कि साहब जो रेडियस हमारे पास किसका, एटम का था, एटम का जो रेडियस था वो 10⁵ टाइम ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकल गया। ये कुछ बातें हैं, इनको अपन याद रखना है। ये हमारे पास किसका एक्सपेरिमेंट था? रदरफोर्ड का, जिसपे उन्होंने सारा का सारा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन की बातें की यार। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और उसके बाद डेंसिटी के बारे में भी लिखा गया था कि डेंसिटी ईच एंड एवरी एलिमेंट की हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेम एंड कांस्टेंट। डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की ईच एंड एवरी एलिमेंट की कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यार, कभी वक्त मिलेगा तो डिटेल में बताऊंगा हमारे पास कैसे बोल रहा हूँ, कहां से बोल रहा हूँ। बाकी अपन निकालना चाहते हो तो निकाल लेना। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इतना काम नहीं है, अपन बैच जो चला रहे हैं, रिवीजन चला रहे हैं, तो ये सब पॉइंट पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मास की बात करेंगे ए, और वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा? सॉरी, मास हमारे पास क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हो ना मास नंबर को, थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? मास ए। रुक गया भाई बंधु, थोड़ा सा। मास हमारे पास क्या है? ए। और ये हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह r0 a की पावर 1/3 रखो, काटो पीटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/4 पाई r0 क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा, वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। उसे लिखा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट की डेंसिटी या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहां तक तो उन्होंने प्रोटॉन की पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन होंगे, सेंटर पर होंगे, हाईली कंसंट्रेटेड होंगे, और उसी एरिया को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। लेकिन उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो न्यूक्लियस से सराउंडेड किसी भी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। यूनिवर्सल रूल होता है यार दुनिया का, अगर कोई किसी का चक्कर काट रहा है ना तो बिना अट्रैक्शन के चक्कर पॉसिबल नहीं। अगर तुम भी कहीं चक्कर काट रहे हो ना तो साहब कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा, बिना अट्रैक्शन के चक्कर नहीं काटा जाता। तुमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो उन्होंने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन जो होगा ना न्यूक्लियस से सराउंडेड किसी भी पाथ पे क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे, किसी भी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे। ये उनका बोलना था ना, किसी भी पाथ पे, ये जैसे उनको बोलना था, ये किसी भी पाथ पे क्या कर रहे होंगे? घूम रहे होंगे, इनका ड्रॉबैक बन गया। क्योंकि इनसे पूछा गया कि अगर किसी भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, तो साहब चक्कर काटते काटते अपनी एनर्जी को लूज करेंगे।
अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और सेंटर के पास आएंगे, और एक टाइम के बाद आते आते सेंटर के पास आते हैं, सेंटर से कोलाइड कर जाने चाहिए, आके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए, जो कि ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा, इसका जवाब नहीं दे पाए रदरफोर्ड, और ये हमारे पास क्या बन गया इनका ड्रॉबैक। देख लो यही लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी पाथ, बट इफ दिस हैपन then the electron will come closer to the nucleus and finally collide with it। जैसे ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के तो एनर्जी को लूज करेगा और एक टाइम के बाद न्यूक्लियस से आकर कोलाइड कर जाएगा, जो कि ऐसा तो होता ही नहीं। रदरफोर्ड से पूछा गया ऐसा क्यों नहीं होता, उसको बता नहीं पाए रदरफोर्ड, और ये इनका ड्रॉबैक आ जाता है। अब जब कोई ड्रॉबैक आ जाता है ना किसी मॉडल का, तो हमें फिर एक ऐसे मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पास उस ड्रॉबैक को क्या करे, फुलफिल। तो जो हमारे पास सामने निकल के नया मॉडल आया ना, वो हमारे पास कौन था, बोहर एटॉमिक मॉडल। मैं उस मॉडल के बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बात करूंगा कि हमारे पास एटम में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उन टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, तो यहाँ पे भी कुछ टर्म है एटम से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर मैं एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करूंगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद फिर मैं बोहर पे आ जाऊंगा, आपको बोहर बताऊंगा। ये ड्रॉबैक को फुलफिल करने वाली जो मॉडल था वो बोहर का था, तो उस पे बोहर पे बात करते हैं। अपन चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टर्म अपन के पास सामने लिखा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे किया जाता है यार, ये एक्स कोई एक एलिमेंट है, नीचे लिखा होता है जेड और ऊपर लिखा होता है ए। जो ये जेड होता है ये एटॉमिक नंबर बताता है, ये एटॉमिक नंबर को बताता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और कहा जाता है कि अगर एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऊपर वाला हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसको, मास नंबर को, और वो क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारे पास क्या होता है, मास नंबर, और इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, और इसको कहा जाता है एक्चुअल मास होता है। ये एक्चुअल मास होता है एटम का, एक्चुअल मास ऑफ एटम। ये हमारे पास नीचे पॉइंट लिखा है, मास नंबर कैन नेवर बी इन डेसिमल। मास नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर या तो 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, या तो 10 प्रोटॉन होंगे या 10 न्यूट्रॉन होंगे, या तो हमारे पास 50 प्रोटॉन 50 न्यूट्रॉन होंगे। तो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास पूरा का पूरा होगा। वैसा थोड़ी ना होगा एटम के अंदर आधा प्रोटॉन है आधा न्यूट्रॉन। तो इसलिए लिखा गया है मास नंबर कैन नेवर बी इन डेसिमल बट एटॉमिक मास कैन बी इन डेसिमल। लेकिन ये एटॉमिक मास जो होता है ना वो हमारे पास डेसिमल में आ सकता है। जब अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 से, तो हमारे पास उसके साथ ग्राम यूनिट भी लिखोगे और वो डेसिमल में आ भी सकता है यार। तो ये हमारे पास इनके बारे में तो याद रखना कि हमारे पास ये क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये इसको ए लिखते हैं। ये हमारे पास पहला हमारे पास था। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे कुछ और बातें आती हैं, और जो हमारे पास आगे चल के टर्मिनोलॉजी है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज का मतलब है नेचर में आइसोटॉप भी एग्जिस्ट करते हैं यार, मैं पहले ही बता दिया था। तो जब आइसोटॉप की बात होती है ना तो हमारे पास फिर एवरेज लिखा जाता है। जैसे मैं कहूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे पास नेचर में दो है, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। अब किसके एटॉमिक मास को अपन क्लोरीन का बोले एटॉमिक वेट को, तो फिर एवरेज निकाला जाता है यार जहां पे आइसोटॉप होते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज निकाला जाता है ना, एवरेज एटॉमिक वेट, वो हमारे पास निकालते हैं। मान लो कि इसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस नेचर में कितना है, x1%, और इसका हमारे पास कितना है, x2%। तो जो एवरेज निकालेंगे ना वो एवरेज हमारे पास कैसे लिया जाएगा, तो एवरेज हमारे पास लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये x1 और x2 जो है ना वो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है यार कि नेचर में कितना पाया जा रहा है। तो इस तरह अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका एवरेज। जहां पे हमारे पास आइसोटॉप पाए जा रहे होंगे वहां पे अपन एवरेज की बात करेंगे। किसी एक के एटॉमिक मास को अपन क्लोरीन के एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, अपन को एवरेज निकालना पड़ेगा। और जब एवरेज निकालते हैं तो अपन 35.5 रखते हैं क्लोरीन का। ये हमारे पास एवरेज निकालते हैं, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ और दिया गया है हमारे पास अलग अलग टर्म में। सबसे पहले आइसोडायफर है, और आइसोडायफर में कहा जाता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है तो फिर उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोडायफर। जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन का एक आइसोटॉप है और वो हमारे पास क्या है 715, और फ्लोरीन हमारे पास कौन है 9 और 90, ये हमारे पास 2 है। आइसोडायफर का मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस सेम होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, आइसोडायफर। चलो निकाल के देखते हैं। यहाँ बताओ प्रोटॉन का नंबर कितना है, तो आप कहोगे प्रोटॉन का नंबर नीचे वाला यही होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हमारे पास यही होता है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर कितने हैं 7। अगर मैं न्यूट्रॉन बोलूं तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 15 माइनस 7 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 8।
यहाँ पे आ जाओ, प्रोटॉन कितना है 9, जो नीचे वाला होता है वो प्रोटॉन होता है। और जब एटम न्यूट्रल होते हैं तो जितना प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ऊपर वाला 19 है, नीचे वाला 9 है, तो 19 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10। चलो डिफरेंस देख लेते हैं, n माइनस पी का डिफरेंस कितने आएगा, 1 के बराबर। न्यूट्रॉन कितना है 8 और प्रोटॉन कितना है 7, तो 8 माइनस 7 तो 1 के बराबर आएगा ना। यहाँ पे आ जाओ, न्यूट्रॉन कितना है 10 और प्रोटॉन कितना है 9, तो क्या लिखोगे n माइनस पी, 10 माइनस 9 1 के बराबर आएगा। तो कहा जाता है कि जब n माइनस पी का डिफरेंस सेम आ जाए तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोडायफर। वही हमारे पास क्या होता है, आइसोडायफर। चमक रहा है ना भाई, तेज तो नहीं स्पीड में, मैनेज करो भाई, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, क्योंकि एग्जाम पास है, अपन बहुत इत्मीनान से नहीं पढ़ा जा सकता यार। अगर मौका दोगे कभी, वक्त रहेगा अपने पास, तो फिर अपन वीडियो बनाएंगे आराम से इत्मीनान से, वहाँ पे एक एक टॉपिक करके 15-15 20-20 मिनट की मैं वीडियो आराम से आपको समझाऊंगा सब चीजें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यार टाइम इतना नहीं है, तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करो और कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, क्योंकि रेस लगी हुई, जो भागेगा वही आगे आएगा। तो चलो आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरी बात करते हैं, आइसोडायफर। ये हमारे पास आइसोडायफर। नेक्स्ट आ जाता है आइसोसेस्टर। लिखा गया है कि साहब एटम का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर जब हमारे पास सेम होगा तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेस्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ये हमारे पास रहा CO2 और ये रहा हमारे पास N2। अगर मैं एटम की बात करूं तो बताओ एटम दोनों में कितने हैं, यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा होगा, 2 ऑक्सीजन दिख रहा होगा, तो एटम कितने हो गए 3। यहाँ भी कितने 3। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, कार्बन यही लिखते हो ना 6 12। नीचे वाला क्या होता है प्रोटॉन और यही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। ऑक्सीजन क्या होता है 8 16, ऑक्सीजन 8 16। तो एक ऑक्सीजन के पास कितने 8, तो 2 ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने 16, 16 हो गए ना। तो 16 इससे और हमारे पास 6 इधर, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 7 14, 7 और 14। तो एक नाइट्रोजन के पास 7, तो 2 नाइट्रोजन के पास कितना होगा 14। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8, 14 8 कितना हो गया 22। तो हमारे पास सेम, तो ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइसोसेस्टर। लिखा है स्लाइड पे, देखते जाना है एक एक करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या लिखा है, आइसोबार। बार का मतलब हमारे पास होता है यार कि हमारे पास क्या होना चाहिए, आइसोबार। और आइसोबार अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं यार, मास नंबर हमारे पास क्या सेम हो, मास नंबर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन के हमारे पास 3 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 6 12 6 13 6 14। तो जब ऊपर वाला सेम होगा, ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम, नीचे वाला सेम ऊपर वाला डिफरेंट, तो उसी का अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार। ये हमारे पास आइसोबार होता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास क्या, आइसोन्यूट्रॉनिक, या इसी को बोलते हैं आइसोटॉनिक। तो न्यूट्रॉन के नंबर अगर सेम हो जाएगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन 1 3 और हीलियम 2 4। बताओ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यही न्यूट्रॉन का नंबर होता है, तो ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 3 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन लिख दे रहा हूं यार, 3 माइनस 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 के बराबर। यहां पे आ जाओ, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर कितना है 4 नीचे कितना है 2, तो फिर से निकालो कितना आ जाएगा 2। तो जहां न्यूट्रॉन का नंबर हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। लिखा है आइसो न्यूट्रॉनिक। चले भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम ही बता रहा है, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेम होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे तो उनको बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिनना आता है यार, तुम इलेक्ट्रॉन गिन लो, जहां इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे वो हमारे पास क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चले भाई आगे देख लो। अब टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके स्लाइड पे लगा हुआ टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद मैं एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करूंगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद अपन आ जाएंगे वही ड्रॉबैक पे, रदरफोर्ड वाले बोहर एटॉमिक मॉडल पे। तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता दें। ये जो थ्योरी दिया था इसको मैक्सवेल साहब ने दिया था, और मैक्सवेल साहब का कहना था कि जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जब भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो वेव के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस होता है, और उसी को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कहा जाता है कि जो बच्चा नाम से जाता है ना, जो बच्चा नाम से बताता है, वो कहता है कि साहब एक ऐसी वेव जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ, वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों ठीक है, अगर वेव की बात करो तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ, वही हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमारे पास ये है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है ना यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ऐसे एसोसिएटेड होगी, ऐसे चल रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी, सब मतलब 90 डिग्री पे। ये हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इस साइड प्रोपेगेट करेगी। तो इसे यही बोला था कि एक ऐसी वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ, वही हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बता के भी दिखा दे रहा हूं यार, ये हमारे पास क्या है, वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये हमारे पास, अगर मैं वेव की बात करूं तो वेव कुछ इस तरह चल रही है, ये हमारे पास वेव। तो अगर हम वेव की बात करते हैं तो वही हमारे पास ऐसी वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, भरा हुआ, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये हमारे पास ये, अब ये वेव है हमारे पास, और वेव से लगी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जाती है, तो एक एक करके मैं उनसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना यार, वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से, वेवलेंथ। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वन टू नियरेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। या तो फिर तुम ऐसा बोल सकते हो सिंपल से, एक वेव की जो लेंथ होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेव स्टार्ट कहां से हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से ये वेव चली, यहां से पहली बार ये चली और यहां पर पहुंची, ये हमारे पास। तो ये जो हमारे पास यहां से लगा के यहां तक की दूरी थी ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसी का अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ। तो एक वेव की लेंथ वही हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ। अब अगर लेंथ है तो इसको अपन मेजर करेंगे मीटर और सेंटीमीटर में यार, हमारे पास चलेगा भाई। दूसरा हमारे पास आता है वेव नंबर, आगे इसके नहीं, साइड ले दूसरे। दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, वेव नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से यार। ये हमारे पास क्या होता है, न्यू बार। वेव नंबर का मतलब होता है यूनिट डिस्टेंस में, एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव होंगी, वही उसका वेव नंबर कहलाता है यार। यूनिट डिस्टेंस में नंबर ऑफ जो वेव होती है ना, वही वेव नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक यूनिट डिस्टेंस ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कितना हमारे पास नंबर ऑफ वेव होगी, वही वेव नंबर होगा। अब वेव नंबर जो होता है ना, न्यू, इसको अपन लिखते हैं 1/λ से। अब खुद इसको सोच सकते हो यार कि अगर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेव की लेंथ। अगर हमारे पास छोटी छोटी वेव बनेगी तो ज्यादा यूनिट डिस्टेंस में ज्यादा वेव आएंगी, और अगर बड़ी बड़ी वेव बनेगी उनकी लेंथ ज्यादा होगी तो फिर कम आएंगी, तो इसलिए लिख दिया म्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा आता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। कहा जाता है कि एक गिवन पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव पास हो जाएंगी, वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यूनिट हमारे पास वही आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, मीटर सेंटीमीटर, ऊपर लेके जाओगे मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, उसमें नजर किया जाएगा इसको। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो जाती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इंपॉर्टेंट है यार, इस पे क्वेश्चन आए हैं। ये हमारे पास क्या होता है, c/λ या फिर 1/t। ये क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, मेजर करेंगे वही सीपीएस साइकिल पर सेकंड में, या फिर हर्ट्ज की बात कर लो, ये हमारे पास यूनिट होगी, चल जाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लिया अपन ने। ये हमारे पास क्या होती है, वेव से लगी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आता हूं एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करना में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैं उससे पहले तुम्हें कुछ और बेसिक बातें बताता हूं। तो ये हमारे पास जो दिया था ना यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हमारे पास मैक्सवेल साहब दिया था। और मैक्सवेल साहब ने ये वेव नेचर से बहुत सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन भी करती है यार। ये थ्योरी, इनकी वेव थ्योरी जो है वो हमारे पास बहुत सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन भी करती है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के कुछ ऐसे भी फिनोमिनन सामने आए जो इनके वेव नेचर से हमारे पास एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, नहीं किए जा रहे थे। तो दूसरे साइंटिस्ट सामने निकल के आए, प्लैंक साहब। और प्लैंक साहब ने कहा कि नहीं साहब, वो जो आप कह रहे हो ना कि हमारे पास कंटिन्यूअस एनर्जी का जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, उसी को नाम दिया था उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने कहा नहीं, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना यार, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होता है, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट इसी को नाम दिया जाता है फोटॉन। तो आगे जो साइंटिस्ट आए ना, ये साइंटिस्ट हमारे पास प्लैंक साहब थे। तो मैक्सवेल का यही हमारे पास वो था कि उनके जो वेव नेचर था, उनकी जो थ्योरी थी, वो कुछ फिनोमेनन को तो एक्सप्लेन कर रही थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे फिनोमेना और सामने आए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल लो, या फिर बोल लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो वेव नेचर से, इनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सके,
नहीं हो सका। तो फिर हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो प्लैंक साहब आए, और प्लैंक साहब का यही कहना था कि साहब एनर्जी का जो फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसमिशन होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है और इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा, और उसी को क्या बोला गया इन केस ऑफ लाइट, फोटॉन। और इससे उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन भी हो गया, वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें वो एक्सप्लेन हो गया। लेकिन फिर कहा गया कि आगे चल के कहा गया कि भाई ये जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है इससे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, तो इससे वो नहीं हो पाए। और मैक्सवेल साहब से कहा गया कि साहब ये वेव नेचर से हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनको एक्सप्लेन करिए, वो नहीं हो पाया। तो बीच में मामला फंस गया और लास्ट में रास्ता निकाला गया कि आज के बाद जो लाइट का नेचर होगा डुअल नेचर होगा, एट अ टाइम या तो वेव होगी, एट अ टाइम या तो वो पार्टिकल जैसे बिहेव करेंगे, जब तक ट्रेवल कर रही होगी वो हमारे पास वेव के फॉर्म में होगी, लेकिन जैसे हमारे पास मैटर से इंटरेक्ट करेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। तो बीच का रास्ता निकाल दिया गया और कहा गया आज के बाद डुअल नेचर है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है दोनों नेचर होता है, आपको ऐसे बोलना है डुअल नेचर है, एट अ टाइम या तो वेव होगी, एट अ टाइम या तो वो पार्टिकल होंगे, ये हमारे पास। तो प्लैंक साहब ने ये हमारे पास थ्योरी दी थी और उनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, इफ द वेव प्रोपेगेट देन द एनर्जी ऑफ वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल पैकेट एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। वही जो आपको बात बता रहा था कि उन्होंने कहा था कि एनर्जी का हमारे पास जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है और छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है। चलेगा भाई, ये हमारे पास। और उन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया, एनर्जी को भी कैलकुलेट करके भी बताया। चलो मैं दो वेव लेके समझाता हूं आपको। एक वेव है ये हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये रहा जी। आपको मैं दोनों वेव को दिखाऊं और दिखाने के बाद बोलूं कि बताओ बताओ फ्रीक्वेंसी कहां पे ज्यादा है, तो आप कहोगे साहब ये वाले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से यहां पे ज्यादा वेव पास होती चल रही है, ज्यादा जल्दी जल्दी वेव चल रही है, और अगर जल्दी जल्दी वेव चलेंगी तो एक पॉइंट से ज्यादा होगी पास होगी और यहां पे कम होगी। तो उन्होंने कहा कि साहब जिस वेव के पास फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, मतलब एक पॉइंट से जितनी ज्यादा वेव क्रॉस हो रही होगी, इसका मतलब उस वेव के पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो यहां से उन्होंने रिलेट करके लिखा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, यहां से एनर्जी लिखा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए उन्होंने लिख दिया E बराबर H इंटू न्यू। ये हमारे पास ये H न्यू, ये एनर्जी कैलकुलेट करके बता दी कि साहब वो पैकेट के फॉर्म में जो एनर्जी चल रही है ना वो एनर्जी कितनी है, E बराबर H न्यू। लेकिन ये जो एनर्जी आती है ना यार, वो एनर्जी हमारे पास एक फोटॉन की आती है, एक फोटॉन, वो एक जो पैकेट चल रहा है ना एनर्जी का उसकी फोटॉन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यार, इसको अपन ऐसे भी लिख दें E बराबर H, और न्यू को अपन क्या लिखते हैं C बाई लेमडा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा HC बाई लेमडा। लेकिन बस दिक्कत यहां तक है कि ये जो हमारे पास एनर्जी है ना एक फोटॉन की, ये एनर्जी अपन क्या लिखेंगे, ओनली वन फोटॉन। ये जो एनर्जी आती है वो हमारे पास किसकी आती है, एक फोटॉन की एनर्जी। लेकिन क्या वो हमारे पास जो वेव चल रही है, मैं आपसे पूछता हूं कि उनमें एक ही फोटॉन है क्या यार, एक ही फोटॉन वेव के साथ चल रहे हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सब बहुत सारे फोटॉन चल रहे हैं। तो हमारे पास कितने फोटॉन चल रहे हैं, तो मान लो कि n नंबर ऑफ फोटॉन चल रहे हैं, तो जो एक फोटॉन की एनर्जी होगी उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n नंबर ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूं कि हमारे पास एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन, ठीक भाई। तो ये हमारे पास एक फोटॉन नहीं चल रहे हैं यार, बहुत सारे फोटॉन है, तो फिर मैं इसको क्या करूं ना यार, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब n से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो n नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएंगे, क्योंकि वेव से लगे हुए एक फोटॉन, एक ही पैकेट थोड़ा नहीं चल रहा है एनर्जी का, बहुत सारे पैकेट हैं। कितने हैं? तो अगर आप कहते हो कि साहब n नंबर ऑफ पैकेट चल रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी निकल के आती है वो हमारे पास क्या आती है, n इंटू एच न्यू। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर n HC बाई लेमडा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। चलेगा भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है भाई, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। यहां तक प्लैंक क्वांटम थ्योरी की अपन ने बात कर ली। उनका कहना था कि जब भी एनर्जी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होगा, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होगा। एनर्जी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। उसी को उन्होंने नाम दिया था क्वांटा फोटॉन। यहां तक अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात कर लिए थे। अब आगे चलते हैं चैप्टर में, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं भाई दुनिया में, सिर्फ यही नहीं। चलो आगे चलते हैं और अपन आते हैं बोहर के ऊपर। तो वही ड्रॉबैक जो हमारे पास रदरफोर्ड का था, और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक यही था कि रदरफोर्ड से पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडेड किसी भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे।
तो उनसे कहा गया कि भाई अगर किसी भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे, तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएंगे और एक टाइम के बाद आके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाने चाहिए, जो कि नहीं होता। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो फिर एटम तो स्टेबल ही नहीं रहा ना यार, एटम तो टूट गया, एटम तो बिखर गया, एटम तो स्टेबल ही नहीं है। तो फिर हमारे पास वो इसका जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सामने मॉडल लेके, वो हमारे पास आते हैं बोहर। तो आगे चलते हैं और कुछ बोहर के बारे में बात कर लेते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल सबसे पहले लिखा गया है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास मॉडल जो दिया गया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए दिया गया था। बोहर कहते हैं कि भाई मैं देखो पहली बात आ रहा हूँ, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ना, जो हमारे पास ये चचा बोहर थे, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, वो सारी की सारी बातें हमारे पास किसकी है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर रहा हूँ यार अभी फिलहाल के लिए। ये क्यों नहीं करता वो बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये जो मॉडल है वो एप्लीकेबल है किस पे? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। बोहर चाचा कहते हैं भाई जितनी बातें मैं करूंगा ना, वो सारी की सारी बातें किस पे होंगी? सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैं मल्टी के साथ डील नहीं करता। और जो रदरफोर्ड कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होगा, किसी भी पाथ पे चक्कर काट रहा होगा, बस बोहर साहब ने आते हुए उस पाथ को फिक्स कर दिया और कहा कि जो आप कह रहे हो ना चाचा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, किसी भी पाथ पे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूमता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सराउंडेड एक फिक्स पाथ पे घूमता है और उसी पाथ पे घूमता है जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीजर मल्टीपल हो, h/2 के इंटीजर मल्टीपल हो, और उसी पाथ को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। कहा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे टहलेंगे, इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पे टहलते हैं और उस पाथ पे टहलते हैं जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीजर मल्टीपल हो, उसी को नाम दिया ऑर्बिट। और कहा कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के सारे पैरामीटर फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। उनका ये बोलना था ना, ये ड्रॉबैक अपने आप फुलफिल हो गया। अगर एनर्जी है तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, और उस एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा होगा, चलेगा। ये हमारे पास वही बात यहाँ पे लिखी गई थी वो बोहर के साथ। तो ये हमारे पास बोहर की कुछ बातें थी। अब बोहर ने तीनों पैरामीटर के बारे में बात किया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी भी उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। यार मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ यार, मैं कुछ बता नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, अप्लाई करना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसी को उठा के और वहां से आंसर निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में टहल रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी 2.18 × 10⁶ इंटू जेड बाई, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड, चलेगा भाई। ये पहला फार्मूला है, देख लेना भाई, ये चलेगा भाई। ये चचा बोहर साहब ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में टहल रहा है तो उसकी वेलोसिटी ये होने वाली है 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन। चलिए जेड क्या है? जेड क्या है? ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में टहल रहा है। चले भाई, दूसरा आ जाते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर से कहा कि रेडियस, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करेंगे तो रेडियस हमारे पास कितना होगा? 0.29 × n²/z², यही होता है ना भाई। ये हमारे पास क्या होता है? रेडियस। ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है भाई। रेडियस की बात करें 0.529 × n²/z²। n² के बारे में तुम जानते हो, इतनी उम्मीद की जा सकती है भाई, इतने पढ़े लिखे हो तुम। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और नीचे हमारे पास ये 2 नहीं है भाई, ये जेड है, ये जेड है। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर रखोगे, यहां से रेडियस कैलकुलेट करके आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आगे उन्होंने और बातें की यार, और एनर्जी के बारे में बताया कि साहब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है कितनी? -13.6 × z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलेगा भाई बंधु, ये हमारे पास एनर्जी थी इनके बारे में। तो तीनों पैरामीटर के बारे में बोहर ने बता दिया कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के सारे पैरामीटर फिक्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। तीनों पैरामीटर ये थे, चलेगा भाई। ये हमारे पास बोहर के बारे में बात थी। और एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात की जाती है, मैं उसको भी खींच दूं, वहां से भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये रहा भाई आपके पास 4 ऑर्बिट, मैं बता रहा हूं। वैसे तो न्यूक्लियस से सराउंडेड इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, क्यों? क्योंकि साहब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जितने डिस्कवर किए गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन भर लिए होते हैं, लेकिन ऑर्बिट न्यूक्लियस से सराउंडेड इनफाइनाइट होता है। ये हमारे पास, ये इसको बोला जाता है पहला ऑर्बिट, इसको बोला जाता है दूसरा, ये हमारे पास तीसरा, और ये हमारे पास चौथा। इसी को अपन बोलते हैं ऐसे करके भी, ये के, ये एल, ये एम, और ये एन, इसको ऐसे भी बोला जाता है यार। ये रहा हमारे पास ग्राउंड स्टेट,
ये हमारे पास रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये रहा हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक भाई, और ये हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे भी नाम दिया जाता है। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का फार्मूला अभी तुम पढ़े हो कि एनर्जी हमारे पास कितना होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 के बराबर, और ये पहला ऑर्बिट है, तो ऊपर जेड स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी -13.6 इंटू ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर, तो एक एक हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 13.6 के बराबर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एनर्जी हमारे पास कितनी है पहले ऑर्बिट में -13.6। दूसरा हमारे पास दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो एनर्जी हमारे पास इसमें कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसके ऊपर चलेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊपर चलेंगे तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस पॉइंट। चलो एनर्जी की गैप के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाले गैप पे जो एनर्जी दिखी होगी ना आपको, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, हमारे पास ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी करोगे तो हमारे पास गैप कितना आ जाएगा 10.2। ये वाले गैप की बात करेंगे तो ये वाला हमारे पास, ये वाला जो गैप होता है वो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास 1.89, और ये वाला जो गैप हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना आता है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास 0.6, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं। तो गैप की बात रखना। अब इसमें से पूछा जाता है कि यार हमारे पास जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक एक करके अगर मैं पॉइंट लिखूं तो सबसे पहले दिखूं, मैं अगर बोलूं कि ऑर्डर जमाओ E1 E2 E3 E4 ऐसे बोल दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जाते हुए एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम कितना 0 के बराबर। 0 का मतलब है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, अब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, पहुंच गया इनफाइनाइट पे। तो हमारे पास जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी हमारे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एनर्जी गैप की बात करूं, पहला हमारे पास कौन सा E2 माइनस E1, दूसरा हमारे पास E3 माइनस E2, और तीसरा हमारे पास E4 माइनस E3। तो फिर एनर्जी गैप आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी गैप हमारे पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है यार। ये तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं यार। मैं और तुम्हें लिख दूं कि हमारे पास एक एनर्जी है, एनर्जी ई इनफाइनाइट से E2, और एक एनर्जी हमारे पास E2 से E1। मैं पूछूंगी बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पॉइंट नोट कर लेना कि ऊपर कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी, अगर हमारे पास गैप की एनर्जी आप नीचे वाले गैप से मिलाओगे ना तो नीचे वाला गैप हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि देख लो ये 10.2 है, ऊपर जाते हुए एनर्जी कम होती जा रही है, तो और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे और कम आएगी, वहां पे और कम आएगी, इतनी कम हो जाएगी कि सबको इकट्ठा करके जोड़ भी दोगे ना तो 10.2 के बराबर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कहूँ एक तरफ एक बंदा खड़ा है और एक तरफ 50 बंदे खड़े हैं, वो एक बंदे के हाथ में कितना है 100 रुपए, और इधर हर एक बंदे के हाथ में कितना है 50-50, तो सबके 50-50 को इकट्ठा कर दूं तो क्या 100 के बराबर कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं ना। तो ऊपर वाले किसी को भी मैच करना है फर्स्ट गैप के साथ, तो फर्स्ट वाले गैप की एनर्जी हमेशा क्या आती है, एनर्जी गैप हमारे पास क्या आता है, ज्यादा आता है। ये मैच करके देख लेना, निकाल सकते हो। इनफाइनाइट पे जाते जाते एनर्जी 0 हो जाएगी, जो एनर्जी आएगी सेकंड ऑर्बिट के बराबर आएगी, और वहां पे हमारे पास 2-1 वो गैप आपको लिखा ही 10.2, और सेकंड वाला हमारे पास कितना है 1.89। तो क्या हमारे पास सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है 3.4, वहां पे -3.4 रखोगे 3.4 आ जाएगा, वो हमारे पास फर्स्ट के बराबर नहीं आएगा। चलेगा भाई, ये हमारे पास एनर्जी गैप कैलकुलेट कराया जाता है, ये हमारे पास एनर्जी गैप होता है। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है यार कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, लिखा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड से इसको इनफाइनाइट पे भेजना है, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इसको फ्री करना है। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दो कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी आप दोगे उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक से कहां पे भेजना है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इनफाइनाइट की माइनस एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है 0 के बराबर, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। चलेगा भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस लगा दो तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास कुछ बातें थी
जो हमने बोहर के बारे में बात कर ली, तीनों पैरामीटर के बारे में याद रखना है आपको कि पैरामीटर हमारे पास एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये क्या होती है उनके बारे में, और ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं वो आगे की तरफ टॉपिक, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है वो स्पेक्ट्रम आता है। देखो स्पेक्ट्रम तो वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, किसी के भी स्पेक्ट्रम आप बना सकते हो, लेकिन अपने जो सिलेबस में दिया गया ना वो हाइड्रोजन के बारे में दिया गया, तो अपन हाइड्रोजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। दो तरह का हमारे पास आता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मैं बना के एक बार दिखा देता हूं, ये हमारे पास रहा एक सिंपल, और सिंपल हमारे पास किसका, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का सिंपल। अब हाइड्रोजन के पास तुम जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, पहले ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे मैं अलग अलग वेवलेंथ की वेव को गिरा रहा हूँ यार, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, ये हमारे पास लेमडा 4, ये लेमडा 3, ये लेमडा 2 और ये लेमडा 1। अगर वेव चल रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी होगी। अभी प्लैंक ने पढ़ाया था कि अगर साहब वेव चल रही होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी चलती है, पैकेट फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी चलती है। तो ये वेव जितनी दिख रही है इनके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट। अगर एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर है, अगर एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर है, उन वेव के पास अगर एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर है, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कहां पे जंप मारेगा, हायर ऑर्बिट की तरफ जंप मारेगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ की वेव को गिरा रहे हैं, और उसके साथ एनर्जी चलती है वो पैकेट के फॉर्म में। अगर एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहां पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो जब हमने गिराया ना, तो यहां से देखा दो वेव हमारे पास इमिट हो रही थी, एक 4 और एक 2, बाकी दो एब्जॉर्ब हो गई उनके पास। इसका मतलब है कि एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर था, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर ली गई, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट बोलूंगा, उनको ध्यान से सुन लेना। अगर ये 2 पॉइंट सुन लेते हो, 3 पॉइंट, तो आपके क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन से आने वाले गलत नहीं होने वाले। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान से सुनना यार मेरी बात, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होता है जब एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर होती है। ये पहला गैप हमारे पास कितना है, 10.2, यहां से यहां तक मिलाएंगे तो ये गैप हमारे पास कितना आएगा, 12.09, और यहां से यहां पे मिलाएंगे ना, यहां से यहां तक का, तो ये गैप हमारे पास कितना आता है, 12.75, 12.75। अगर इलेक्ट्रॉन को आपने आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी दो, तो इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होता है जब एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। चलेगा भाई। दूसरा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्साइट होता है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसको लेके कहां पे चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है, और जो बची हुई एनर्जी होती है ना, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। चलेगा, ये हमारे पास। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि एब्जॉर्प्शन कभी भी स्टेप में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूं, एनर्जी कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है, अरे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या दिक्कत है साहब, इसमें से 10.2 ले ले, और 10.2 लेने के बाद कहां पे चला जाए, यहां पे चला जाए, 10.2 से यहां पे चला, और जो बची हुई एनर्जी है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ले। अब ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था, बोहर ने कहा था कि एक अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, तो एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कोई रैंडम एनर्जी रख के आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के चक्कर नहीं काट सकते हो यार। चलेगा, ये कंडीशन नेगलेक्ट होती है। दूसरी ये आती है कि साहब ऐसा ना करे कि 10.2 लेके यहां पे पहुंच जाए और जो बची हुई एनर्जी है उसको लेके यहां पे बीच में कहीं लटक जाए। तो बोहर ने इसको भी नेगलेक्ट किया था। बोहर ने कहा था या तो इलेक्ट्रॉन यहां पे टहलेगा, 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 इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं नहीं टहल सकता है। तो कंडीशन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन जब भी होता है वो हमारे पास स्टेप वाइज नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा कि साहब यहां से 10.2 दो, यहां पे भेजो इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद 1.89 देके यहां पे भेज दो, तो साहब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके स्टेबल नहीं होते। जैसे आप स्टेप में एनर्जी दोगे ना, 1 2 ऊपर 2 पे भेजो, 2 एनर्जी देके 3 पे भेजो, इलेक्ट्रॉन जंप मार के फिर से नीचे आ जाएगा, स्टेबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन कभी भी स्टेप में पॉसिबल नहीं है। चलेगा भाई, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में मैंने ओवरव्यू दी। कभी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, मौका मिलेगा तो। देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, सारी बातें अपन बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, ये तुम्हारा इतने से काम निकल जाएगा। 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो बोला हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब ऊपर गया है, स्टेबल नहीं है, तो फिर एनर्जी को इमिट करता हुआ नीचे भी आएगा। ये हमारे पास पहला ऑर्बिट, ये हमारे पास N2 हायर ऑर्बिट, ये हमारे पास N1 लोअर ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ऊपर स्टेबल नहीं है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा
तो एनर्जी को इमिट करता हुआ नीचे आएगा, तो जो एनर्जी को इमिट करते हुए आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेव चल रही होगी, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेव होगी, और वेव के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी। तो उस वेवलेंथ को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया था रेडबर्ग, उस पे आते हैं यार, पहले तो इमिशन आते हैं, रुक जाओ, सॉरी ये इमिशन पे बात कर लेते हैं, मैं रेडबर्ग फार्मूले पे आ गया था। चलो इमिशन की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास इमिशन की बात कर लेते हैं। तो इमिशन का मतलब है कि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वही मैं 4 लाइन खींच के आपके सामने फिर से रखता हूं। ये हमारे पास पहली लाइन है, ये हमारे पास पहली लाइन, ये हमारे पास दूसरी लाइन, बड़ी बड़ी बना दूं यार, इधर आ जाओ, ये हमारे पास पहली लाइन, ये हमारे पास दूसरी लाइन, ये हमारे पास तीसरी लाइन, और ये हमारे पास चौथी लाइन। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यार, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी एनर्जी को एक साथ इमिट करे, और इमिट करते हुए कहां पे आ जाए, पहले ऑर्बिट पे आ जाए, इसको अपन ने बोल दिया लैम्डा 1। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ना करे यार, हो सकता है यहां से यहां है, और यहां से फिर एनर्जी को इमिट करते हुए यहां पे आ जाए, ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा 2, लैम्डा 3। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे भी ना चले यार, यहां से यहां पे आए, लैम्डा 4, और उसके बाद यहां से यहां पे आ जाए, लैम्डा 5। हो सकता है ऐसे ही ना करे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक एक करके आए, यहां से यहां पे आए, फिर यहां से यहां पे आए, फिर यहां से यहां पे आए। दोनों बातें क्लियर कर लेना, एब्जॉर्प्शन कभी भी स्टेप में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमिशन स्टेप में पॉसिबल है यार। ये हमारे पास कुछ बातें थी। अब इन्हीं पाथ को सारे के सारे समराइज करता हूं और एक पाथ के फॉर्म में लिख देता हूं, सीरीज के फॉर्म में लिख देता हूं। ये हमारे पास जो किसी भी हायर ऑर्बिट से, हायर का मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट से, एनर्जी को इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे थे, उनको सारे के सारे एक साथ लिखा गया, और उनको जब पकड़ा गया और पकड़ने के बाद काउंट और कैलकुलेट किया गया, तो जो एनर्जी लाई कर रही थी ना, वो विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही थी। कहां पे, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और उसको बता के, काउंट करके, कैलकुलेट करके बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, लाइमन साहब थे, इसलिए सीरीज को नाम दे दिया गया लाइमन सीरीज, इसलिए सीरीज को नाम दिया लाइमन सीरीज। फिर से जो ऊपर किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से एनर्जी को इमिट करते हुए सेकंड ऑर्बिट की तरफ आ रहे थे, उनको काउंट किया गया, कैलकुलेट किया गया, पकड़ के काउंट किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो देखा गया हमारे पास जो एनर्जी लाई कर रही थी ना, वो हमारे पास विजिबल रीजन में लाई कर रही थी, और उसको बताने वाले साइंटिस्ट थे बामर, इसलिए सीरीज को नाम दे दिया गया बामर। ठीक, उसके बाद फिर ऊपर से जो कहीं से भी एनर्जी को इमिट करता हुआ थर्ड ऑर्बिट की तरफ आ रहे थे, फिर से उनको पकड़ा गया, काउंट किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो एनर्जी जो लाई कर रही थी ना, वो इंफ्रारेड रीजन में कर रही थी यार, और उसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पास्टन साहब थे, इसलिए सीरीज को नाम दे दिया पास्टन। इस तरह बहुत सारी सीरीज बन के आ गई यार, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफांड, हम्फ्री, ऐसे करके उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना लाइन बनेगा, इसको भी कैलकुलेट करने का फार्मूला बनता है। या तो ऐसे बना के आप देखिए कि कितने भी पॉसिबल पाथ बन रहे हैं, कितनी लाइन बन रही है स्पेक्ट्रल लाइन, या तो फिर उसका फार्मूला आता है आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का। वो फार्मूला मैं आपको दे दे रहा हूं, वो फार्मूले से आपका काम चल जाएगा, आप उससे आसानी से निकाल सकते हो कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन के आएगी। इसमें पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, n2 माइनस n1, क्या होती है, n2 माइनस n1, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस, ये हमारे पास अपॉन n2 का मतलब हायर ऑर्बिट कहां से आ रहे हो, n1 का मतलब लोअर ऑर्बिट कहां पे आ रहे हो, रखो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर एक पर्टिकुलर सीरीज की बात की जाए ना यार, अगर एक पर्टिकुलर सीरीज की बात करूं तो सीरीज में अपन फार्मूला डायरेक्ट चलाएंगे, n2 माइनस n1 कहां से आ रहे हैं और कहां पे आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन के आती है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। चलेगा जनाब, ये हमारे पास कुछ बातें थी इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब आगे चलते हैं, एक फार्मूला दिया गया था रेडबर्ग के द्वारा, और वो फार्मूला क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फार्मूला क्यों दिया गया, क्या, अच्छा सीरीज के फॉर्म में लिख देता हूं यार, तो लाइमन सीरीज, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफांड, हम्फ्री, ये सब कुछ लिखा गया है, मैं एक एक करके लिख देता हूं। मैंने अभी बोला था कि जो किसी भी ऑर्बिट से एनर्जी को इमिट करता हुआ कहां पे आएगा, पहले ऑर्बिट की तरफ आएगा, उसको क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज, उसको क्या बोला जाएगा, लाइमन। तो n1 की वैल्यू, आप कहां पे रहे हो, पहले ऑर्बिट की तरफ, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी। अब कहां से आओगे यार, तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, कहीं से भी आ जाओ, 2 से आओ, 3 से आओ, 4 से आओ, 5 से आओ, 6 से आओ, 7 से, 10 से, 50 से, इनफाइनाइट से, तो कहीं से भी आओ, तो n2 की वैल्यू जहां से आओगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 4। चलेगा भाई बंधुओं, कोई दिक्कत यहां तक। इसका अल्ट्रावायलेट रीजन में। दूसरा हमारे पास जो आता है विजिबल, ये पूछे गए हैं भाई, फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कहा जाता है कि बताओ एनर्जी किस कहां पे लाई करेगी, तो याद रखना लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बामर में विजिबल, ये हमारे पास। तो चलो यहां पे हमारे पास आपको बताया था कि जो कहीं से चलेगा,
जो कहीं से चलेगा और कहां पे आएगा, दूसरे ऑर्बिट की तरफ। तो n1 की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 2। अब कहां से आओगे 2 पे, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहां से आ सकते हैं, 3 से आ सकते हैं, 4 से आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 6 से आ सकते हैं। फास्टन n1 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 3, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 6। ब्रैकेट की बात करेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये हमारे पास n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 6। अगर मैं पी फंड की बात करूंगा तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यहां पे हमारे पास क्या n2। अगर इसकी बात करेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 8 9। तो पहला हमारे पास कहां पे एनर्जी लाई करनी थी, अल्ट्रावायलेट। दूसरा हमारे पास कहां पे, विजिबल। बाकी हमारे पास कहां पे, इंफ्रारेड रीजन में। चलेगा भाई, ये सीरीज के फॉर्म में लिख दिया गया है, आपको सीरीज के फॉर्म में बताना होता है कि हमारे पास एनर्जी कहां पे लाई करेगी, n1 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू कितनी है, ये सारी की सारी बातें करनी होती है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास और भी बहुत कुछ है भाई दुनिया में, और भी कुछ पढ़ना है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं रेडबर्ग फार्मूले के ऊपर। चलो क्या हो रहा है, एक्चुअल में यही हो रहा था ना भाई कि इलेक्ट्रॉन कहां पे था, हायर ऑर्बिट में, और वहां पे स्टेबल नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और अगर एनर्जी को इमिट करता हुआ आएगा तो साहब उसके करस्पॉन्डिंग कोई वेव चल रही है, और अगर वेव चल रही है तो उस वेव के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया था रेडबर्ग के द्वारा, उसी का अपन क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फार्मूला। तो जो हमारे पास फोटॉन आ रहा है, इमिट होता जा रहा है, वहां पे अपन क्या निकालना होता है, वेवलेंथ निकालना होता है। वहां पे अपन क्या निकालते हैं, वेव निकालते हैं, वहां पे अपन वेवलेंथ की बात करते हैं। तो ये हमारे पास वेवलेंथ। अब इसके लिए एक फार्मूला दिया गया था यार, एक इसके फार्मूला दिया गया था कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेवलेंथ का। तो उस फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको अपने पास में रखो, डायरेक्ट अपन यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। चलेगा भाई, ये हमारे पास फार्मूला होता है। n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, n2 क्या है, हायर ऑर्बिट। जहां से आ रहे हो, जहां पे आ रहे हो उसका रख दो, ये हमारे पास। और r क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारे पास r क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमारे पास दो फॉर्म में अपन लिखते हैं। एक हमारे पास जो आती है वो आती है 109678 109678 सेंटीमीटर, या तो फिर अपन डायरेक्ट 1 अपॉन r की वैल्यू यूज करेंगे, और वो हमारे पास कितना होता है 912। चलेगा भाई, तो ये कुछ बातें थी रेडबर्ग। अब क्वेश्चन में तुमको ये कभी नहीं दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सब कुछ करा नहीं मिलता है यार दुनिया में, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, मजदूरी भी करनी पड़ती है। तो सब कुछ बना बनाया मिल जाए जरूरी नहीं होता भाई, कुछ बनाने भी पड़ते हैं। तो वो कभी भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा यार कि ऊपर से हमारे पास तीसरे ऑर्बिट से आ रहा हूं, दूसरे ऑर्बिट की तरफ बताओ हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, लेमडा क्या होगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा यार। वो तुमसे ऐसे बोलता है कि हमारे पास फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फोर्थ लाइन का मतलब तुम्हें समझना होगा कि फोर्थ लाइन का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ लाइन का मतलब होता है मैं जो बोलूंगा ना यार उसके n1 में उतना ऐड कर देना। जैसे मैं कहूं कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आपको पता करना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है। तो थर्ड लाइन बोला ना, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी तुमने पढ़ा था ये n1 की वैल्यू 1। और मैंने क्या बोला, थर्ड लाइन। जैसे मैं थर्ड लाइन बोलूं ना उसके n1 में 3 ऐड कर देना है, उसके n1 में क्या कर देना है 3 ऐड कर देना है। तो कहां पे पहुंच जाओगे 4, और 4 से कहां पे आ जाना, उसके n1 की तरफ आ जाना। आना तो n1 ही पे है ना, लाइमन का मतलब ही क्या होता है, जो किसी भी ऑर्बिट से n1 की तरफ आए वही लाइमन, हायर ऑर्बिट से n1 की तरफ आओगे वही लाइमन। तो आना तो तुम्हें अल्टीमेट कहां पे है, एक ही पे, कहां से आओगे बस यही ढूंढना है। तो जितना मैं बोलूंगा ना उतना ऐड कर देना। मैंने कहा बामर की थर्ड लाइन, तो बामर के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती 2, मैंने क्या बोला थर्ड, तो 3 ऐड कर दोगे 5, 5 से n1 पे आ जाओ 2 की तरफ, ये हमारे पास पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे करके निकालना होता है। यहां से अपन रेडबर्ग फार्मूला अप्लाई करके 1 अपॉन लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या निकाल लेते हैं, रेडबर्ग फार्मूला। चलिए भाई, अब बोहर, चाचा बोहर के कुछ लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बोहर ने कुछ लिमिटेशन की बात की थी। उन्होंने पहले ही कहा था, चाचा बोहर साहब ने ये कहा था कि भाई जितनी बातें कर रहा हूं ना वो सारी की सारी किसके लिए कर रहा हूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो बोहर का मॉडल वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से डील नहीं करता, जहां जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी बोहर वहीं पे डील अप्लाई होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए हीलियम पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लात मार के आपने बाहर कर दिया, बचा कितना, एक। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2 को आपने लात मार के बाहर किया, बचा कितना, एक।
और अगर मैं बात बोलूं हमारे पास बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 3 को बाहर कर दो बचा कितना, 1। तो यहाँ सब अप्लीकेबल होता है क्या, बोहर, बाकी हर जगह नहीं अप्लीकेबल होता है। तो बोहर के लिमिटेशन में पहले यही है कि अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है। क्यों ऐसा है तो कभी वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो अपन बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना जानो बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक भी होती है कोई वजह। तो दूसरा आ जाओ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इक्वेशन। इन्होंने एक बात कही थी आपसे, आपको याद हो तो उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल होता है, तो वही पाथ ऑर्बिट बनता है। ऐसा बोला था ना यार, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं टहलेगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे टहलेगा, जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल होगा। तो उनसे पूछा कि भाई ये h अपॉन 2 पाई है क्या, आया कहां से, इसकी ओरिजिन क्या है, तो बहुत साहब इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा बस इतना जान लो भाई कि मैं इतना बोल रहा हूं, इतना मान लो बस, ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना बोला उतना मान लो। बोहर ने अड़का दिया, लोग चुप हो गए, उसके बारे में नहीं बताया, ये लिमिटेशन में रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इक्वेशन NH अपॉन 2 पाई, चलेगा भाई। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ लिखा है भाई, टेंस ऑफ नहीं लिखा है, प्रेजेंस लिखा है। हमारा जो कारीगर है टाइपिंग करने वाला वो महान है, तो इसलिए उसने प्रेजेंस को टेंस बना दिया। तो चलो लिखा गया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड, जीमांस इफेक्ट। तो जब अपन क्या कर रहे थे ना यार, जब एटम के क्रॉस अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे ना, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट कर जा रही थी, वो क्या जा रही थी, स्प्लिट कर जा रही थी। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों जा रही है। बोरिस का भी कोई जवाब नहीं के, मुंह बना के बैठ गए, भाई इसको भी हमें नहीं पता है, हमको तो जितना बताना था हम उतना बता दिए, मानना है तो मानो, नहीं तो बाहर में जाओ। ये हमारे पास दूसरा था, तो इसके बारे में बता नहीं पाए, तो अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा कब करेंगे, जब अपन प्रॉपर बैच चलाएंगे। अभी क्या है, रिवीजन बैच, इसलिए अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलते हैं जीमांस इफेक्ट, ये हमारे पास, ठीक भाई। और इन्होंने जितनी वो डेरिवेशन किए थे ना, जो अपन ने तुमको चिपकाया था, वो वेलोसिटी तुमको चिपकाया था, रेडियस याद करो ये फार्मूले, और एनर्जी याद करो फार्मूले, इंपॉर्टेंट है भाई, वो तुम्हारे दिमाग में फिट होने चाहिए। ऐसे तुम बहुत कुछ याद कर लेते हो, जो नहीं याद करने वाली चीजें होती हैं वो याद कर लेते हो, लेकिन वो इक्वेशन भी तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, वो इक्वेशन भी तुम्हें जो बताया वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो उन्होंने जो रिलेट किया था ना यार, दो हमारे पास थ्योरी को रिलेट करते हुए सारे के सारे डेरिवेशन किए थे। एक थ्योरी हमारे पास क्या था, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसमें अपन फोर्स बैलेंसिंग की बात करते हैं, और दूसरी हमारे पास था क्वांटम थ्योरी, वो mvr = nh/2 पाई। ये दोनों थ्योरी को रिलेट करके सारे का सारे डेरिवेशन आपको चिपकाए थे, आपको वेलोसिटी बताई थी, आपको रेडियस बताया था, आपको एनर्जी बताई थी, ये दोनों थ्योरी को रिलेट किए थे और सारी की सारी डेरिवेशन करके आपको इक्वेशन चिपका दिए कि वेलोसिटी ये होगी, एनर्जी ये होगा, रेडियस ये होगा। इनसे पूछा गया है ये बताओ, दो अलग अलग थ्योरी है, तो अगर उसका रेडियस एक थ्योरी का अलग है तो दूसरे रेडियस अलग होगा ना यार। तो ये दोनों को आपने बिना थ्योरेटिकल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये दोनों थ्योरी को कैसे मर्ज कर दिया, कैसे आपने दोनों थ्योरी को इंटरलेट कर दिया, इसका भी जवाब बोहर साहब नहीं दे पाए, और इनके भी ड्रॉबैक के खाते में जाता है ये भी साहब। तो ये हमारे पास बोहर का था। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे इनका, कि दो थ्योरी को उन्होंने कैसे कोरिलेट किया आपस में, और कैसे डेरिवेशन किया, वेलोसिटी, रेडियस और ये पैरामीटर के बारे में बात की, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। ये इनका क्या आ गया, तीसरा वही लिखा गया, इट कोरिलेट क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये चचा बोहर का क्या आ गया, कुछ लिमिटेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास सामने आते हैं, इनका ड्रॉबैक आ गया, इनकी कुछ लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए जो चमकता हुआ सामने हमारे पास मॉडल आता है, वो हमारे पास क्या आता है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। और ये हमारे पास कहते हैं डी ब्रॉगली साहब कि जिस तरह हमारे पास लाइट का डबल नेचर होता है ना, उसी तरह मटेरियल पार्टिकल का भी डबल नेचर होता है। तो ब्रैकेट में हमने चिपका दिया है डुअल नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल, चलेगा भाई। तो हाँ, इन्होंने कहा कि साहब ये कुछ नहीं किए थे यार, ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं किए थे, ये जो प्लैंक साहब का स्टेटमेंट ना उल्टा करके बस चिपका दिए इन्होंने, डी ब्रॉगली साहब ने ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं की, ये प्लैंक साहब के स्टेटमेंट को उल्टा किया और लोगों को चिपका दिया, भाई ये ले जाओ। इन्होंने कहा कि साहब जिस तरह वो प्लैंक साहब कह रहे हैं ना कि अगर कोई वेव प्रोपगेट कर रही है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट चल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा, बस उसी को उल्टा कर दिया। और इन्होंने कहा कि अगर कोई पैकेट चल रहा होगा ना, कोई पार्टिकल चल रहा होगा, तो उससे एसोसिएटेड क्या चल रही होंगी, वेव। जैसे उन्होंने कहा था कि कोई वेव चल रही होगी तो उससे एसोसिएटेड पार्टिकल चल रहे होंगे, एनर्जी के पैकेट चल रहे होंगे।
इन्होंने कहा कि अगर कोई पैकेट चल रहा होगा एनर्जी, कोई पार्टिकल चल रहा होगा तो उससे एसोसिएट क्या चल रही होगी, वेव चल रही होंगी। ये हमारे पास डी ब्रॉगली साहब का कहना था। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास फॉर फोटान के लिए, तो फोटान हमारे पास किससे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। ये हमारे पास है एक पार्टिकल चल रहा था, उससे एसोसिएटेड हमारे पास। अच्छा हाँ, और एक बात बता दूं, और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास जो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल चलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव चल रही होती है ना, उस वेव के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्स मास के इनवर्स होती है। अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जैसे मैं कहूं मैं चल रहा हूं ना, तो मुझसे भी एसोसिएटेड क्या चल रही होगी, वेव चल रही होगी। लेकिन मेरा जो मास है वो ज्यादा है, उन्होंने रिलेशन यही बताया था 1/λ। वेवलेंथ जो थी वो हमारे पास क्या थी, 1/ मास के इनवर्स रेशियो। ठीक है भाई, कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उससे एसोसिएटेड जो वेव चल रही होगी ना, उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो मैं अगर घूम टहल रहा हूं ना यार, तो मुझसे भी एसोसिएटेड वेव चल रही है, लेकिन बस क्या है कि मेरा मास बहुत ज्यादा है तो विजिबल नहीं है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी, वो आपको विजिबल नहीं होगी। तो ये हमारे पास फोटान है, ये हमारे पास फोटान स्पीड ऑफ लाइट से ये चल रहा है, तो इससे एसोसिएटेड हमारे पास क्या होगी, ये होगी। चलो एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी एक इक्वेशन आप उनको पहले से पता थी, hc/λ मैंने निकाला था। और दूसरा हमारे पास अब तक आते आते आइंस्टीन साहब भी आ चुके थे, जिन्होंने पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था, एक्सप्लेन किया था। इन दोनों थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, सॉरी इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद, पकड़ने के बाद, इक्वेट करने के बाद ये mc² इज इक्वल टू hc/λ, और यहां से लेमडा कैलकुलेट करके आपको दे दिया, आपके सामने रख दिया कि साहब ये हमारे पास क्या आता है, mc लेमडा बराबर h/mc। साफ साफ लिख दो भाई, दोनों h ना लग जाएगा, महान आदमी हो तो वो कुछ भी लग सकता है। h/mc, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वहां भी अपन रखा था यार hc/λ, मैं बताना भूल गया था, वहां पे भी हमारे पास h की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो रिवीजन है, इतने महान तो तुम हो कि तुम्हें h की वैल्यू पता हो, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। फिर भी हमारे पास h, m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास यहाँ से निकाल दिया। अब हमारे पास दुनिया में हर पार्टिकल थोड़ी ना स्पीड ऑफ लाइट से चलता है यार। अगर मैं कहूँ कि m मास का पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास यहां से अपन रिलेट करके जब वेवलेंथ निकालेंगे तो वहां पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, v है, तो बस कुछ नहीं करना है, h/mv कर देना। और ये इंपॉर्टेंट है यार, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं जनाब, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। m/v को अपन p भी तो लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, h/p। मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ यार सबको, तो इसको इधर लिख देते हैं, लेमडा बराबर h/mv या फिर h/p। ठीक है, और चलो इसको और फॉर्म में लिखा जाता है यार, कुछ स्लाइड खाली है कहीं पे, नहीं खाली है, चलो इधर ही लिख देता हूँ भाई, इधर ही लिख देता हूँ। चल, तो अपन जो p को लिखते हैं ना, इसको ले लेना भाई, स्क्रीन शॉट ले लेना, तुम्हें लगे कोई जरूरत की चीजें हैं तो छाप लो, या तो फिर स्क्रीन शॉट ले लो। चलो भाई, तो जो हमारे पास p होता है ना, उस p को अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो यहाँ पे हमारे पास जब निकालते हैं ना, तो p हमारे पास कितना आता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अभी अभी अपन ने फार्मूला क्या लिखा था, लेमडा बराबर h/p, तो p की जगह अपन चिपका दें क्या, 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक भाई, दूसरा हमारे पास एक और आता है, जिसका अपन क्या करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट कराया जाता है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, q इंटू वी। तो यहां से अपन लेमडा फिर से निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, h/√2m q इंटू वी। ये भी दोनों याद रखना भाई, ये भी तुम्हारे लिए काम का है, चलेगा, जैसे फार्मूला दिया जाएगा। और मैं तुमको बताऊं कि इस पे इंटेक्स में एक क्वेश्चन दिया गया है भाई, अगर एग्जामिनर की नजर पड़ गई ना तो आपको चमकता हुआ दिख जाएगा आपके पेपर में नीट के, तो ध्यान रखना। और जो इंटेक्स वाला है ना उसका खासकर ध्यान रखना, खासकर ख्याल रखना है उसका, वो जो क्वेश्चन दिया है ना तुम्हें इंटेक्स में उसके बारे में। ये हमारे पास दो बातें हो गई थी। तो यहाँ तक आके डी ब्रॉगली साहब ने वेव इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया था, और कहा था कि साहब जो है हमारे पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल का डबल नेचर होता है, जैसे हमारे पास लाइट का डबल नेचर, वैसे मटेरियल पार्टिकल डबल नेचर। और इन्होंने सारी की सारी वेव नेचर मानते हुए सारी की सारी बातें की। जैसे इन्होंने वेव नेचर रखा ना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सजेस्ट किया ना, बोहर के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए यार। और उन्होंने कहा कि अगर आप वेव फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है, और उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव सजेस्ट करते हो ना, तो अपन पोजीशन और मोमेंटम में एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी, जिसको उन्होंने बोला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो हमारे पास क्या थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये कहते हैं कि साहब अगर आप इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव सजेस्ट करते हो ना, तो
एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, और उसको उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। उन्होंने कहा चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम में जो एरर आता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई आता है। ये 4 पाई कोई तूफानी नहीं था, क्योंकि बच्चा देख के डर जाता है ये एच अपॉन 4 पाई क्या है सर, ये एच अपॉन कोई 4 पाई कुछ है तूफानी नहीं है। उन्होंने कैलकुलेट किया था और नंबर एच अपॉन 4 पाई के बराबर आ रहा था, तो उन्होंने बता दिया कि हमारे पास इतना आता है। अगर न्यूमेरिकल पर्पज में यूज करना है तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपसे वेलोसिटी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, पी को एम इंटू वी, तो यहाँ पे चिपका देना डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये सारे के सारे दिए जाएंगे, एक आपसे पूछा जाएगा, उस एक के बारे में आपको बताना होता है। ये हमारे पास पहला पार्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का भाई। तो यहां तक अपन ने सारा का सारा पॉइंट कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन चलाएंगे क्वांटम नंबर, और उसके बाद उसी सेशन में अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यहीं पे, और अपन देखेंगे कि जितना अपन ने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। बोलने कहने से ज्यादा अपन करके देखिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो सब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भेजो, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाओ कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ा सा एक उंगली तो चला ही सकते हो यार, वैसे भी तुम्हें उंगली करने की ज़्यादा आदत होती है। तो करो, सब दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो तुम तक पहुँच जाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपना पर्पज़ यही है साहब, रिवीजन करना। तो अपन इसीलिए एक एक वीडियो में अपन एक एक दो दो वीडियो में अपन कोशिश करें कि पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाए, और ताकि क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। तो पढ़ते रहिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।